नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कुल 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिससे परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं। ये मुख्य तौर पे ये जो सिलेबस ये 11th क्लास और 12th क्लास के 11th क्लास और 9th क्लास के सिलेबस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीट और जेई में भी इनका काफ़ी महत्व है, इसलिए चलिए देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनियो लेवेजियर ने। इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से। तो एनर्जी के बारे में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ, या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी प्रकार सेम वैसा ही नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जो कि एंटोनियो लेवेजियर ने दिया। उन्होंने कहा था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। सीधी सी बात है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के द्वारा मैटर को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं ये बात कहां तक सत्य है। किसी भी नियम के लिए कुछ प्रायोगिक साक्ष्य होने चाहिए। हमारे सामने एक प्रायोगिक साक्ष्य मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। ये लेंडोट नाम का एक वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट है। इसको लेंडोट एक्सपेरिमेंट के नाम जाना जाता है। बड़ा ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि एक एच आकार की ट्यूब ली। इस एच आकार की ट्यूब के एक आर्म में NaCl सॉल्यूशन और दूसरे आर्म में AgNO3 सॉल्यूशन भर दिया। इसके बाद उन्होंने इसे उठाया होगा और उसको शेक कर दिया। शेक करने के बाद में दोनों सॉल्यूशन के मिलने से इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और उन्होंने देखा कि पहले ये सॉल्यूशन दोनों कलरलेस थे और बाद में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए AgCl के फॉर्मेशन के कारण। व्हाइट प्रेसिपिटेट का आना ये बताता था कि यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले इस ट्यूब के वजन को तोल लिया था, जो कि मान लो कि 50 ग्राम था। एक्सपेरिमेंट के बाद में भी उन्होंने तोला तो इसका वजन 50 ग्राम ही निकला, जिससे यह सिद्ध हुआ कि केमिकल चेंज के दौरान मैटर ना तो प्रोड्यूस हुआ और ना ही नष्ट हुआ, केवल ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जिसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट, यह नियम है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of same elements combined together in a fixed ratio by mass। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल्स के साथ में काम किया। फॉर एग्जाम्पल
Joseph Proust worked with two samples of cupric carbonate, one of which is natural origin and other is synthetic. He found the following observation. देखिए, जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट मतलब CuCO3 के दो सैंपल्स के साथ में काम किया। CuCO3 के दो सैंपल्स के साथ में काम किया। पहला सैंपल जो था वो था नेचुरल, नेचर से मिला था, और दूसरा सिंथेटिक जो उन्होंने लैब में बनाया, और इनकी स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि नेचुरल वाले में कॉपर 51.24% था, वहीं सिंथेटिक में भी कॉपर का परसेंटेज 51.24% था। कार्बन का परसेंट नेचुरल वाले में 9.67% था, वहीं सिंथेटिक वाले में भी 9.67% था। ऑक्सीजन का परसेंट नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट में 38.70% था, जबकि सिंथेटिक वाले में भी 38.70% था। तो यहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड भले सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, अगर वो प्योर है तो हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा। जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कहीं से भी क्यूप्रिक कार्बोनेट भले सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, वो हमेशा इन तीन एलिमेंट से ही बनेगा। और आप एक दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं कि इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक, तो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कोई प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से बनता है, जिसके एलिमेंट जो रहते हैं हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें तो आप मान लीजिए कि आप डिस्टिल वाटर लेते हैं, किसी एक सोर्स से आप डिस्टिल वाटर लेकर के आते हैं या मार्केट से खरीद के लाते हैं। दूसरा, आप घर पे क्या करते हैं कि पानी को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको रीडिस्टिल करते हैं और फिर उससे आप डिस्टिल वाटर बनाते हैं। तो दोनों के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन 11.11% होगा और ऑक्सीजन 88.89% होगा, भले कहीं से भी लेके आओ। और हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ही होंगे H2O में, मतलब वाटर में, अगर वाटर प्योर है तो कोई भी केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से बनता है, जिनका आपस में एक फिक्स रेशियो होता है बाय मास। तो यही तो कहा इसने, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डॉल्टन ने दिया था।
ये जॉन डाल्टन वही है जिसे हम फादर ऑफ एटॉमिक साइंस कहते हैं। एटम का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया है। तो इसने क्या कहा था अपने इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, जरा देखते हैं। इसने कहा था कि इफ टू एलिमेंट if two elements can combine to form more than one compound then the mass of one element which combine with fixed mass of other element is always bear a simple whole number ratio। ध्यान दीजिएगा, ये नियम ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर के दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसके मास में चेंज आ रहा है और दूसरा एलिमेंट जिसका मास फिक्स है। तो जिस एलिमेंट के मास में चेंज आ रहा है, उस मास में चेंज जो आएगा वो सिंपल मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म फॉलोइंग ऑक्साइड्स। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के कई ऑक्साइड बनाते हैं, उनमें से मैं कुछ यहां पर लेने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N2O। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ दो नाइट्रोजन है तो 14 टू जा 28 और ये 16। इसको हम लिख सकते हैं और करके 14:8। वहीं दूसरा कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है NO, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। वहीं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये होता है N2O3, 28
रेशियो 48, और लिख सकते हैं हम लोग इसको 14:24। तीसरा है 28:64 और 14:32। तीसरा है, अगला है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 28:80 या 14:40। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, सभी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन तो मैंने 40 ग्राम लिया, मान लो 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रखा है। तो ऑक्सीजन के जो मासेस हैं वो क्या है, 8, 16, 24, 32 और 40। ये सिंपल मल्टीपल में नहीं है। 8 का डबल हो गया 16, 16 का ट्रिपल हो गया 24, 4 गुना हो गया 32 और 5 गुना हो गया 40। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या लिखा है यहाँ पर, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते, देखिए यहाँ पे 5-5 कंपाउंड बना रहे, देन द मास ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट, इसकी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, तो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। आप देख रहे हैं कि एकदम सिंपल मल्टीपल आ रहे हैं। यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार फिर समझते हैं। अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और यदि एक एलिमेंट के मास को फिक्स रख दिया जाए, तो दूसरे एलिमेंट के मास में जो चेंज आता है वो सिंपल मल्टीपल की फॉर्म में आता है। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। तो यहां हम ध्यान दें कि यहां नाइट्रोजन के मास को मैंने फिक्स रख दिया, तो जो ऑक्सीजन के मास में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल मल्टीपल। 8 से डबल हो गया 16, 3 गुना हो गया 24, 4 गुना हो गया 32 और 5 गुना हो गया 40 हो गया। तो कुल मिलाकर के आप क्या देख रहे हैं कि इफ टू एलिमेंट कैन combine to form more than one compound, then the mass of one of the element which combined with the fixed mass of other element always bears a simple whole number ratio। ठीक, तो ये हमने 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिए हैं। बाकी के 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एवोगैड्रोस लॉ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।